Hello everyone, let us start with the sample paper 3. So let us see the first question. Identify x, y and z from the following balance reaction. Now इसको balance करना है, so simple है, that is H2 plus O2 forms H2O. ठीक है, बैलेंसिंग करना है. यहाँ पर दो हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन है. यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा. ठीक है. अब हाइड्रोजन 2 2 से कितना हो गया 4, तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन होना चाहिए 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2. तो क्या रेशियो हो गया यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 हो गया और 2 2 1 2 किधर है ऑप्शन नंबर ए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट. कौन सा कॉम्बिनेशन जो है करेक्ट है. ठीक है. तो यहाँ पर मेटल एसिड से रिएक्ट कर रहा है. कौन कौन से मेटल्स है हमारे पास, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम और जिंक है. तो कौन से हायर रिएक्ट, बिकॉज हमें पता है कि हमारे पास जो मेटल्स है वो हायर रिएक्टिव होना चाहिए. जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर. अब कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से लो रिएक्टिव है. कॉपर की बात करें तो Cu प्लस HCl, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा. ठीक है. तो बिकॉज कॉपर जो है लेस रिएक्टिव में आ जाता है. यहाँ पर आयरन Fe, जिंक, आयरन, टिन, लेड, तो Fe हाई रिएक्टिव है, तो यहाँ रिप्लेसमेंट होगा और ये क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा और साथ में H2 गैस रिलीज होगी. ठीक है. साथ में यहाँ पर कुछ मैग्नीशियम के बारे में दिया है. देखो मैग्नीशियम भी हायर रिएक्टिव मेटल है, बट यहाँ दिया हुआ है कि गैस इवॉल्व नहीं होगी, तो ये गलत ऑप्शन है. गैस तो इवॉल्व होगी, तो अपना सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. और जिंक, जिंक भी ज़्यादा रिएक्टिव है, Zn प्लस HCl, जो हमें क्या देगा ZnCl2 प्लस H2, तो यहाँ पर भी गैस जो है रिलीज होगी. तो ऑप्शन नंबर जो है 2 और 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है. ठीक है. तो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं. Observe the diagram of an activity and what does it helps to conclude when the person exhales into test tube. अब ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सेल करने वाला है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लाइम वाटर प्रेजेंट है. अब लाइम वाटर जो है वो मिल्की में टर्न हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ तो कोई लाइम वाटर मिल्की वाला ऑप्शन है नहीं. और ऑप्शन नंबर 4 हम देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द एक्सेल्ड एयर, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया. ठीक है. अब फोर्थ वाले क्वेश्चन पे जाते हैं. फोर्थ वाले क्वेश्चन पे हमें फाइंड करना है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस 2 ohms वेरीज विद टाइम एज शोन इन द फिगर. द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन 3 seconds वुड बी. अब हीट जो प्रोड्यूस होगी, अब यहाँ पर H इक्वल्स टू क्या है, आई स्क्वेयर आर टी. ठीक है. स्मॉल टी रहेगा, H इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी. अब यहाँ पर तीन केसेस है. फर्स्ट केस के अंदर देखो ये करंट का वैल्यू है. ठीक है. कितना करंट का वैल्यू 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9. फाइन. अब रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है 2 दे दिया है और यहाँ कितना टाइम लग रहा है, देखो ये टाइम का है, टाइम एक्सेस है. कितना सेकेंड लग रहा है 1 सेकेंड. तो 9 2 सा कितना हो गया 18 जूल जो है हमारा हो गया पहले का. ठीक है. फर्स्ट. फिर सेकंड के लिए सेम H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. यहाँ पर देखो करंट का वैल्यू कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 है ना. देखो यहाँ से यहाँ की लेंथ देखो 2 हो गई, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और रेजिस्टेंस 2 दिया हुआ है और टाइम जो है वो 1 ही रहने वाला है. तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 जूल्स आ जाएगा. ठीक है. अब थर्ड सेक्शन में जो है हम देख सकते हैं आई स्क्वायर करंट का वैल्यू थर्ड में. ठीक है. तो हमने फर्स्ट का निकाल दिया, सेकंड और थर्ड केस के अंदर आई. देखो यहाँ पर करंट का वैल्यू कितना दिया है 1, एक ही ऊपर है ना यहाँ पर. ठीक है. हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया. अब ये केस में देखते हैं करंट का वैल्यू कितना है 1, देखो यहाँ 1 तक दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर आर. रेजिस्टेंस तो 2 दिया हुआ है और टाइम कितना है 2 से 3 मतलब 1 सेकेंड ही जा रहा है. तो यहाँ पर हीट कितना हो जाएगा 2 जूल्स. टोटल हीट जो हो जाएगा 18 प्लस 8 प्लस 2, 18 प्लस 8 हमारा हो जाता है 26 और फाइनली प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 जूल्स. ठीक है. तो हमने पहले ये एरिया का फाइंड किया हीट, फिर सेकेंड में ये एरिया का फाइंड किया हीट और थर्ड में ये एरिया का फाइंड किया, जिसमें हम लोग आई का वैल्यू और टी का वैल्यू है ग्राफ से निकाल सकते हैं. तो 28 जो है इसका आंसर रहने वाला है.
नेक्स्ट है जो कौन सा डायग्राम करेक्ट है, सोलेनोइड का डायग्राम जो है, दे आर आस्किंग दैट विच वन इज द करेक्ट वन। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है साउथ के पास है, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल नॉर्थ के पास है, ठीक है। और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से जाएगी, नॉर्थ टू साउथ जाएगी। देखो यहाँ नॉर्थ से जा रही है और साउथ पे रिटर्न आ रही है, तो ये सी वाला ऑप्शन जो हमारा करेक्ट रहने वाला है। The direction of magnetic field around a straight conductor carrying current can be determined by, तो ये तो सिंपल सा है, राइट हैंड थंब रूल जो है इसका आंसर रहेगा हमारा। अंकित ऑब्जर्व दैट द स्टेन ऑफ अ करी ऑन द वाइट शर्ट बिकम्स रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन है when soap is scrubbed on it, but it turns yellow again when the shirt is washed with plenty of water. What might be the reason for this observation? तो यहाँ पर हमें जो है हल्दी की बात चल रही। देखो हल्दी जो है अगर आप साबुन से मिक्स करोगे तो बेसिक साबुन जो है उसका नेचर जो है बेसिक होता है, तो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड देखे, सोप इज बेसिक इन नेचर, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देन टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंग इन द बेस, तो ये सेकेंड और थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमें बताना है आइसोमर ऑफ ब्यूटीन। ब्यूटीन का आइसोमर बताना है। ब्यूट मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन। इन सारे स्ट्रक्चर में से 4 कार्बन आपको कहाँ पर दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। सिंपल है ऑप्शन नंबर बी, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो ब्यूटीन का यही आइसोमर रहने वाला है। नाउ नेक्स्ट है नाइन्थ वन, विच ऑप्शन करेक्टली लिस्ट द चेंज दैट अकर्स इन द फीमेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के अंदर साइज ऑफ द ब्रेस्ट इंक्रीजेस, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, थिक हेयर ग्रोथ इन द बॉडी, सो ये रहने वाला है सी ऑप्शन। इक्वल वॉल्यूम ऑफ HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन आर मिक्स्ड, मतलब एसिड को बेस से आप मिक्स कर रहे हो और पीएच चेक करोगे, कलर क्या रहने वाला है, देखो न्यूट्रल रहने वाला है, और न्यूट्रल में क्या कलर होता है, ग्रीन, ठीक है। तो आप येलोइश ग्रीन जो है वो मेंशन कर सकते हो, नो इनिशियो। अब 11th वाले में जो है करेक्ट डायग्राम आइडेंटिफाई करना है और डायग्राम में फाइंड आउट करना है कि कौन सा फ्लो जो है वो करेक्ट रहने वाला है। देखो फ्लो जो है वो हमेशा डेंड्राइट से लेके एक्सॉन से नर्व एंडिंग में जाएगा, तो ये डेंड्राइट से एक्सॉन नर्व एंडिंग, डेंड्राइट एक्सॉन नर्व एंडिंग, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है। सो टू बल्ब्स हैविंग पावर, देखो एक में पावर दे दिया है 40 वाट्स और उसका जो वोल्टेज दे दिया है वो 220 वोल्ट्स दिया हुआ है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस, दूसरे केस के अंदर पावर कितना दे दिया है 20 वाट्स और रेजिस्टेंस जो है वो 100 वोल्ट्स दिया हुआ है। रेजिस्टेंस आपको निकालना है, सॉरी ये वोल्टेज दिया हुआ है इधर, ठीक है, रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो इनके लिए फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस वाला, पी इक्वल्स टू स्क्वायर अपॉन आर, बट मुझे आर निकालना है तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है। अब जो वोल्टेज का वैल्यू है, वोल्टेज का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, वोल्टेज का वैल्यू क्वेश्चन में 220 का स्क्वायर है और यहाँ पर जो पावर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40। जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको आप सॉल्व करो यू विल गेट, फिर इसको ऑल टुगेदर हम साथ में सॉल्व कर लेंगे दोनों का रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसका रेजिस्टेंस निकालना है तो R इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन पी, यहाँ वोल्टेज कितना दिया है 100 का स्क्वायर और पावर कितना दे दिया 20, ठीक है। ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है, इनका रेशियो निकालना है R1 अपॉन R2। आप रेशियो निकालोगे 220 का स्क्वायर अपॉन 40 इंटू 100 का स्क्वायर, अब ये नीचे तो नहीं आएगा, अपॉन का लिख देंगे 20, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा वो 2:1 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट टू द रोल ऑफ ए, ठीक है, एज शोन इन द फिगर ड्यूरिंग अ ब्रीदिंग साइकिल इन द ह्यूमन बींग, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2 और 4 देखते हैं। ब्रीद इन करोगे तो ये जो डायफ्राम है इट फ्लैटन्स एज वी इनहेल, ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। और फोर्थ, इट हेल्प्स द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्जर, आप ब्रीद इन करोगे तो चेस्ट कैविटी लार्जर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 जो है करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी।
फिर ऑब्जर्वेशन दे रहा है, फॉर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर ऑब्जर्व व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा, हीट तो यहाँ पर रिलीज होने वाली है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 देखें, इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर ये एंडोथर्मिक, अच्छा कौन सा इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट निकालना है। सो ये भाई ये हीट रिलीज होगी तो ये तो एक्सोथर्मिक होगा, बट हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो ये इनकरेक्ट है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंड क्विक लाइम इज प्रोड्यूस, क्विक लाइम प्रोड्यूस नहीं होगा, आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करोगे और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो क्विक लाइम होता है, ठीक है। फिर जो बनेगा वो बनेगा स्लेक लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक लाइम, स्लेक लाइम फॉर्म होगा, क्विक लाइम नहीं फॉर्म होगा। तो ये दो फर्स्ट और थर्ड जो है वो फॉल्स रहेंगे, तो फॉल्स जो है हमारा डी ऑप्शन रहेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप वुड द बल्ब ग्लो, कौन से केस में बल्ब ग्लो होगा। देखो सोल्यूशन के अंदर जो है वो आयंस प्रोड्यूस होने चाहिए, जहाँ पर भी आयंस होंगे वो बल्ब जो है वो ग्लो होगा। ऑप्शन नंबर 1 देखो, सोल्यूशन में HCl है, तो यहाँ तो बल्ब ग्लो होने वाला है। ये देखो लाइम वाटर, लाइम वाटर का मतलब क्या, बेस है यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बल्ब ग्लो होने वाला है। तो 1 और 4 ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन नंबर ए। If two parent has a genotype AA and small a, the probability of having a genotype small a in the F1 generation is, फर्स्ट जनरेशन में देखो भाई जो डोमिनेंट है वही दिखने वाला है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि फर्स्ट जनरेशन में स्मॉल ए दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अगर आपको पता है प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, देखो ये कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए लिख दिया मैंने। अब इसका भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, ये इसके साथ। तो टोटल जो F1 जनरेशन है वहाँ पर कहीं पर भी ए और ए स्मॉल ए प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं है, तो यहाँ पर आएगा अपना नन ऑफ दिस, ठीक है। 17 वन है, assertion and reasoning, accumulation of variation in a species increases the chance of its survival in changing the environment, ठीक है। तो assertion जो है अपना ट्रू है, सही बात है, assertion ट्रू हो गया। Reason, accumulation of heat resistance in some bacteria ensure their survival even when the temperature in the environment rises too much, ठीक है। तो यहाँ पर रीज़न भी जो है वो करेक्ट है। आई रिपीट वन सेकेंड, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, accumulation of heat resistance in some bacteria exist ensure their survival even when the temperature in the environment rises too much। रीज़न भी करेक्ट है, बट रीज़न और असर्शन जो है आपस में लिंक नहीं कर रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो बी रहेगा, ठीक है। नाउ 18 क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 18 क्वेश्चन, A solenoid tends to expand when current passes through it। देखो expand नहीं होता है, it contracts, तो assertion जो है false हो गया। रीजन बोला है, two straight parallel metallic wires carrying current in same direction repels each other। दो मेटेलिक प्लेट्स है, इनमें करंट पास करोगे, सीधी बात है सेम चार्ज फ्लो अगर होगा तो ये करंट जो है आपस में रिपेल करेंगे, तो असर्शन जो है फॉल्स है, बट रीजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट है, इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। तो ये तो भाई बिकॉज हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर असर्शन जो है वो ट्रू रहेगा, ठीक है, असर्शन ट्रू रहेगा। मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड दे डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर देयर बॉडी टेम्परेचर। जो वार्म ब्लडेड होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनवायरनमेंट पर डिपेंड नहीं करेंगे, वो खुद से मेंटेन कर सकते हैं, और जो कोल्ड ब्लडेड होंगे वो एनवायरनमेंट से मेंटेन करते हैं। तो ये असर्शन जो है ट्रू है और रीजन जो है वो फॉल्स है, तो 19 का जो है ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। 20 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, लेट्स चेक 20 क्वेश्चन। Decomposition of vegetable matters into compost is a endothermic reaction। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन, यहाँ पर हीट रिलीज होगी, तो ये जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो असर्शन जो है हमारा फॉल्स है, ठीक है। रीजन देखें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ
सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट। तो रीजन तो ट्रू है, तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, जिसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आएगा। Okay, let's move to the section B, that is how can change of size of eyeball of be one of the reason for myopia and hypermetropia। अब myopia का मतलब क्या होता है, नियर साइटेडनेस, ठीक है, नियर साइटेडनेस। और हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है, फार साइटेडनेस, ठीक है। तो आईबॉल के बारे में बताना है कि इनके आईबॉल में क्या चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल आई। तो मायोपिया वाले को दूर का दिखता नहीं है, दूर का दिखता नहीं, रीजन क्या होता है, एलोंगेटेड आईबॉल, आईबॉल जो है एलोंगेट हो जाएगी, और उसका मेन रीजन है इमेज जो है वो रेटिना के आगे फॉर्म होगा। अगर यहाँ पर रेटिना है तो आगे कहीं इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, आईबॉल में चेंज होगा, एलोंगेटेड आईबॉल। हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस, मतलब इसको पास का नहीं दिखता है, स्मॉलर आईबॉल, आईबॉल स्मॉल हो जाएगी, इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे जो है इमेज फॉर्मेशन होने वाली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट द कॉजेज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, मतलब क्या रीजन है क्यों डिस्पर्शन हो रहा है, ठीक है। और डायग्राम बनाना है रिकॉम्बिनेशन का, और दो प्रिज्म जो है वो इन्वर्टेड क्यों प्लेस करना है एक दूसरे के, वो पूछ रहे हैं लोग। तो डिस्पर्शन का मेन कॉजेज है कि लाइट जो है इट ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड इन एयर एंड वैक्यूम, ठीक है। जैसे वो लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी वो डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करेगा और बेंड होगा डिफरेंट एंगल्स पे, जो डिस्पर्जन लीड करेगा, ठीक है। फिर ये हमारा डायग्राम है, जो आपको डायग्राम पूछा है कि व्हाइट लाइट जब आप ग्लास प्रिज्म से पास करोगे तो 7 कलर में स्प्लिट होगा, वापस से आपको इन्वर्टेड प्रिज्म प्लेस करना है और ये 1 सेकेंड जो है व्हाइट लाइट दे देगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि फर्स्ट और सेकेंड प्रिज्म दोनों इन्वर्टेड क्यों प्लेस करना है। ना रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस बाय फर्स्ट प्रिज्म इज इक्वल टू रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस बाय सेकेंड प्रिज्म, तो इसलिए जो है 1 सेकेंड में व्हाइट लाइट दे देती है। तो हमारा हो गया 21st क्वेश्चन। नाउ 22nd, हाउ O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दो मीडियम है, दैट इज ब्लड एंड एल्वियोलाई, ठीक है। ब्लड एंड एल्वियोलाई के थ्रू जो है दोनों ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, आप दोनों के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज जो हम ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होता है, तो एल्वियोलाई के थ्रू थ्रू आउट द बॉडी में चला जाएगा। तो यहाँ जैसे हमने लिखा है कि जैसे हम ऑक्सीजन ब्रीद इन करेंगे तो एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड जो है, ऑक्सीजन जो है पूरा बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। और जब बॉडी जो है एनर्जी और हीट प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद CO2 भी प्रोड्यूस होगा, वो CO2 भी एल्वियोलाई के थ्रू जो है वो ब्लड के थ्रू हमारे नोज से बाहर निकल जाएगा। सो एल्वियोलाई के थ्रू जो है ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लड, ब्लड जो है वो O2 और CO2 ट्रांसपोर्ट करेगा। और ऑक्सीजन को कौन कैरी करने वाला है, ऑक्सीजन को कैरी करेगा रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जो है ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी लेके जाने वाला है। नियरली 20-25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय रेड ब्लड सेल्स, वेयर 70% इट इज कैरिड एज बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर ब्लड का इंपॉर्टेंट रोल होगा और रेड ब्लड सेल्स है ऑक्सीजन को कैरी करेंगे थ्रू आउट द बॉडी। नाउ नेक्स्ट है 23rd में DDT, DDT एक पेस्टिसाइड्स है, वॉज स्प्रेड इन अ लेक टू रेगुलेट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो बहुत सारे बढ़ गए थे तो उनको रोकने के लिए हमने स्प्रे किया। हाउ कुड इट अफेक्ट द ट्रॉपिक लेवल्स इन द फॉलोइंग फूड चेन एसोसिएट विद द लेक। अब जैसे भी आप स्प्रे करने वाले हो, ठीक है, तो पहले आप एक्वेटिक एनवायरनमेंट में स्प्रे करोगे, फिर प्लैंकटन में वो जाएगा हार्मफुल केमिकल, फिर स्मॉल फिश, लार्ज फिश, हॉक। तो इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, और इसमें जो सबसे लास्ट ट्रॉपिक लेवल तक आएगा उसको सबसे हार्मफुल केमिकल्स पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये लिखना है कि जो ट्रॉपिक लेवल के लास्ट में आएगा सबसे ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स उसी तक पहुंचने वाले हैं। 24th क्वेश्चन है लिस्ट टू डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है हमारी बॉडी में दोनों टाइप की तरह काम करेगा, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करके इट रिलीजेस पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस क्या करेगा, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन पर्पस, ये डाइजेशन के लिए हेल्प करने वाला है, ठीक है। इवन इट कैन बिहेव एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड।
एंडोक्राइन ग्लैंड की वजह से इट कुड रिलीज इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, इंसुलिन ग्लूकागॉन, जिससे ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन होगा, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल। 25th क्वेश्चन जो है हमारा डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ हमको फाइंड आउट करना है। तो ये जो ए पार्ट है दैट इज अवर डेंड्राइट, ठीक है, और बी जो है हमारा सेल बॉडी है, सी पोर्शन है लॉन्गेस्ट फाइबर है दैट इज एक्सॉन, और डी जो है नर्व एंडिंग है हमारी, ठीक है। तो डायग्राम को प्रैक्टिस करना है, ये वाले क्वेश्चन है। A green salt on heating decomposes to produce a colorless suffocation gas and leaves behind a reddish brown residue. Name the salt and write the decomposition reaction. कभी भी नाम green salt का आएगा तो वो क्या होगा, FeSO4। FeSO4 को आपको हीट करना है, you'll obtain Fe2O3 plus SO2 plus SO3, ठीक है। तो Fe2O3 जो है हमारा रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का जो कंपाउंड है Fe2O3 रहने वाला है, ठीक है। और SO2 सल्फर गैस जो है वो सफोकेशन वाली गैस है। नेम द सॉल्ट, सॉल्ट का नाम हमारा जो है फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड ये सॉल्ट का नाम हो गया, ठीक है। एंड राइट द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट और में पूछा है वी फील बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक व्हेन वी ओवर ईट, जब आप ओवर ईटिंग करोगे, रीजन है ओवर ईटिंग जो है किस वजह से होगा, एसिडिटी हो रही है, और यहाँ पर एक्सेस प्रोड्यूस ऑफ HCl, जब ज़्यादा HCl बॉडी में या स्टमक में प्रोड्यूस हो जाएगा, सो व्हेन मोर अमाउंट ऑफ HCl इज प्रोड्यूस इन द स्टमक इट कैन कॉज एसिडिटी, और वही रीजन से जो स्टमक में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। नेक्स्ट द क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा चेंजेस टू वाइट ऑन एक्सपोजर टू एयर। अब यहाँ पर वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है हाइड्रेटेड फॉर्म में Na2CO3.10H2O, ठीक है। इसको अगर आप हीट करोगे तो ये वाटर लूज कर देगा एंड इट विल फॉर्म Na2CO3 प्लस 10H2O। तो बिकॉज यहाँ रीज़न ये लिखना है कि जब वॉशिंग सोडा जो है एक्सपोज टू एयर होगा इट विल लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और ये वाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। So the section C next question is draw ray diagram to show principal focus। कॉनकेव मिरर बनाना है, ठीक है, एंड प्रिंसिपल फोकस शो करना है, इवन कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी। कॉनकेव मिरर, सो दिस इज योर कॉनकेव मिरर, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस बताना है हमें, ये वाली जो एक्सिस है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर है, रेज को पास लाता है, तो जो भी रेज जाएगी, जो भी रेज एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस, फोकस से पास होगी, और ये भी कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो प्रिंसिपल फोकस वाला पॉइंट हो गया। इवन कॉन्वेक्स मिरर में बताना है हमें, सो कॉन्वेक्स मिरर ये हो गया, ठीक है। ये वाली जो एक्सिस है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर हो गया इसका सेंटर और यहाँ पर हो गया इसका फोकस। इसका रे डायग्राम अगर आप बनाते हैं, सो स्ट्रेट लाइन, ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो रेस कहाँ चली जाएगी, दूर चली जाएगी, बट हमें पता है कि एनी लाइन विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये जो भी रिफ्लेक्टेड रे है उसको हमें इमेजिनरी फोकस तक लेके जाना है, ठीक है। तो ये इनके प्रिंसिपल फोकस हो गए कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। नाउ नेक्स्ट रे डायग्राम बनाना है, इसे कंप्लीट करना है हमें। नाउ ये कौन सी पोजीशन है, पोल है, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। सो इसमें इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक है। सो फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन एंड पासेस थ्रू फोकस, ये एक रे हो गई, ठीक है। उसके बाद हम पोल से निकालेंगे एनी रे विच इज पासिंग थ्रू पोल, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होंगे। अब ये जो भी रिफ्लेक्ट रे है इनको पीछे ले जाना है और एक पॉइंट पे जाके वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे,
ठीक है। अब ये रेस ए में से निकल रही थी, देखो यहाँ भी ए से में निकल रही है, यहाँ से भी ए में निकल रही है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ए डैश होगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, बी डैश। तो हमारा इमेज जो है, दिस इज द इमेज, जो कि क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। 28th question, write the essential conditions for the following reaction to take place. Write one application of this. मतलब यहाँ पर ये रिएक्शन जो हो रहा है इसका एप्लीकेशन क्या है। देखो सिल्वर ब्रोमाइड हो या सिल्वर क्लोराइड हो, यहाँ पर जो सिल्वर वगैरह रिलीज होगा वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होगा, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं रिएक्शन को। राइट वन एप्लीकेशन लिख दिया, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। अब इसको FeSO4, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। और FeSO4 का जो कलर है वो क्या होता है, ग्रीन कलर। किसमें स्प्लिट होगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है, ये गैसेस प्रोड्यूस होंगे। What happens when the water is added to a quicklime? Quicklime जो है इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, CaO, और उसमें आप वाटर ऐड करोगे तो क्या बनना है, CaOH होल ट्वाइस, और यहाँ पर हीट रिलीज होगी, मतलब ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ what happens when the water is added to quicklime? So temperature of the beaker rises, यहाँ पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ beaker rises, और ये कौन सा रिएक्शन है, इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। 29 क्वेश्चन, मैग्नेट्स बनाए उसके पोल्स के नाम दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ एक करेक्शन रहेगा, ये एरोज ऐसे रहेंगे, बाहर जा रहे हैं, तो ये एरोज बाहर जा रहे हैं, तो जो भी एरोज बाहर जाएंगे वो पोल हमारा कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ, ठीक है। और ये एरोज अंदर आ रहे हैं तो ये क्यू क्या हो जाएगा हमारा, साउथ, ठीक है। रेस कहाँ से जाती है, नॉर्थ से साउथ, तो यहाँ पर आर जो है वो क्या हो गया, नॉर्थ, और एस जो है वो क्या हो गया, साउथ। तो रेस जो जाएगी वो कहाँ से जाएगी, नॉर्थ से, और आएगी वो कहाँ से आएगी, साउथ पे। स्टेट द इन्फरेंस ड्रॉन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन ये आया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन originate from north and end towards south, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर टर्न्स पर्पल इन ओवन क्लीनर सोल्यूशन। पर्पल जो है वो बेसिक सोल्यूशन हो गया। व्हाट इज द पीएच ऑफ द ओवन क्लीनर, जो पीएच आप 13 या 14 बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका पीएच बेसिक होगा तो आप 14 भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। Suggest the substance in the oven cleaner solution that turns universal indicator पर पेपर पिंक पर्पल, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन जो है आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ले सकते हो, बेसिक नेचर में रहेगा। नेक्स्ट है, UI पेपर टर्न्स येलोइश ग्रीन इन मिल्क, व्हाट इज द पीएच ऑफ द मिल्क। तो मिल्क जो है उसका पीएच ग्रीन के आसपास, मतलब जो है 6.5 से लेके 6.7 के रेंज तक होगा। द मिल्क वॉज लेफ्ट आउटसाइड फॉर 5 days, क्या होने वाला है यहाँ पर, वो UI से हम यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेक करेंगे तो अब ये जो है वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो रीज़न क्या है, एसिड जनरेशन हो रहा है, यहाँ पर एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, ठीक है। सो लैक्टिक एसिड इज फॉर्म, लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड, ठीक है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, इसलिए जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो किस में टर्न हो जाएगा, ऑरेंज में टर्न हो जाएगा, बिकॉज सोल्यूशन एसिडिक में टर्न होने वाला है। 31st, हाउ कैन वी हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, सजेस्ट एनी 3 मेथड्स। वेस्ट डिस्पोजल को अवॉइड करना है तो आप ये सिंपली कर सकते हो भाई, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है उनको अलग रख सकते हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस उनको अलग रख सकते हो। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज हो सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होगा, जो डिकम्पोज नहीं हो सकते, ठीक है। और फिर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है उसको हम लोग कंपोस्टिंग कर देंगे,
ठीक है, ताकि उसमें से ह्यूमस मिल जाए और हम लोग को फर्टाइल सब्सटेंस जो हम सॉइल में इसको इंट्रोड्यूस कर सके तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो। फिर बाय रिड्यूसिंग, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, तो ये अलग अलग पॉइंट्स है। रिड्यूस करना वेस्ट को, रीयूजिंग जो भी चीज़ रीयूज कर सकते हैं उसको रीयूज करना, रिसाइकलिंग कुछ मटेरियल्स रिसाइकल हो सकते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के अंदर ये सारी अप्रोचेस कर सकते हैं हम लोग। 32 क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन करो, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बेसिक फिल्ट्रेटिंग यूनिट ऑफ किडनी। किडनी के अंदर जो मेन यूनिट है दैट इज व्हाट, नेफ्रॉन। So nephron is the basic structural and functional unit of kidney जो कि फिल्ट्रेशन में काम करेगा। तो ये एक नेफ्रॉन है, बट ऐसे मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स जो होते हैं किडनी के अंदर होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। अब इसके अंदर मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पर देखो, ये जो कप शेप का स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल। इसके अंदर जो है वो ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है विच इज हाईली सप्लाइड विद ब्लड, और यहाँ से जो ट्यूब कनेक्टेड है उसको हम ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। ये ट्यूब्यूल्स जो है वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट को कनेक्टेड है। उसके सराउंडिंग में यहाँ पर जो रेड में दिया हुआ है वो क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। अब डर्टी ब्लड जो है फिल्ट्रेशन के लिए एंटर करेगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है लाइक ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, वाटर हो गया, यूरिया हो गया, ये सब फिल्ट्रेशन के लिए आएंगे। अब जो भी काम की चीज़ है, देखो आप एरो देख सकते हो, जो भी काम की चीज़ है वो सब ब्लड कैपिलरीज में चली जाएगी। ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में बहुत क्लोज होते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ब्लड कैपिलरीज में चली जाएगी और क्लीन ब्लड जो है वापस से हमारी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्लीन ब्लड हो गया। और लास्ट में जो ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या रह जाएगा, एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ सॉल्ट, एक्सेस ऑफ यूरिया, ये सब क्या बना देगा, यूरिन बना देगा। तो ये यूरिन जो है फर्दर यूरिन कलेक्टिंग डक्ट हो गया, फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा, देन आउटसाइड द बॉडी, ऐसे रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेन करना है हमें, हाउ डज न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन अमीबा, हाउ इट इज डिफरेंट इन द पैरामीशियम। न्यूट्रिशन जो है वो अमीबा के अंदर कैसा है, पैरामीशियम के अंदर क्या है। अमीबा को कोई फिक्स जो है वो माउथ नहीं होता, ठीक है। अमीबा अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग या फिर सेल फीडिंग बोल सकते हैं, ठीक है। Paramecium is a single cell organism that use cilia to obtain food and nutrients through the process of holozoic nutrition. Holozoic nutrition का मतलब सारे जो प्रोसेसेस वो करेगा, ठीक है। उसके बाद 32 क्वेश्चन इज डन। ओके, 33 क्वेश्चन में दिया हुआ है, a student want to project the image of a candle on a screen 80 centimeter in front of a mirror, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है। After that, by keeping the candle flame at a distance of 20 centimeter from its pole। देखो ये तो कॉन्वेक्स मिरर में इतने सारे केसेस नहीं है, तो ये जो केस बनेगा वो कॉनकेव मिरर का ही केस बनेगा। तो विच टाइप ऑफ मिरर इज दिस, तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज प्रोड्यूस। तो मैग्निफिकेशन का देखो, कॉनकेव मिरर में यू, वी और एफ तीनों क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कितना है, -80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन निकालना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, m इक्वल्स टू -v/u। अब ये माइनस है, ये v 80 हो गया और यहाँ पर ये हो गया 20, ठीक है। इसका माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 21 जा 24 जा, यहाँ पर आ रहा है -4, -4 मैग्निफिकेशन आ रहा है। तो सिंपली ये जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और सिंपल सी बात है, जब रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो वो मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी केस रियल इन्वर्टेड नहीं है। नेक्स्ट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर अगर कॉनकेव मिरर हुआ, कॉनकेव मिरर, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 20 है और जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, 80 सेंटीमीटर। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होने वाला है, 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होने वाला है वो कितना होगा इनके बीच में, 60 सेंटीमीटर।
ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन इन केस एंड मार्क द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। देखो ये वाला केस कौन सा हो सकता है, कॉनकेव मिरर में एक ही केस हो सकता है। यहाँ पर फोकस ले लो, एफ ले लो, ये सी ले लो, ठीक है। तो ये केस जो है बिटवीन एफ एंड 2f है, और इमेज जो है एफ एंड सी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन का आएगा एफ एंड सी, और इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, बियॉन्ड सी। तो वो वाला रे डायग्राम बनेगा। सो स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। इसको अगर क्लैरिफिकेशन से बनाना तो मैं नीचे बना देता हूँ। तो यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू फोकस, और यहाँ से एनी रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारा ये चीज़ क्या हो गई, इमेज, और ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये वाला रे डायग्राम बनेगा इसमें, ठीक है। 33rd is done. Then next one is section D. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इज लेबल द पार्ट ए बी सी एंड डी। तो यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसका आप डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे, एंड ए बी सी डी जो है इसके पार्ट्स को हमें लेबल करना है। तो ए पार्ट जो है यू कुड सी फ्रॉम द डायग्राम, यहाँ से जो है इट इज गोइंग टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से जा रहा है, मतलब ए अपना क्या हो रहा है, यूरेटर, यूरेटर होगा, ठीक है। देन बी को लेबल करना है, बी वुड बी सेमिनल वेसिकल्स, ओके। उसके बाद सी है, सी जो है हमारा यहाँ से कॉमन पैसेज है फॉर द यूरिन एंड फॉर द स्पर्म, सो द सी इज यूरेथ्रा। एंड डी जो है ये ट्यूब, यहाँ से स्पर्म कैरी होगा, द ट्यूब दैट इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस। ओके, ABCD लेबल कर दिया। नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस एंड मेंशन इट रोल। तो जो टेस्टिस हार्मोन रिलीज करेगा दैट वुड बी टेस्टोस्टेरोन, और इसका रोल क्या होने वाला है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। और सेकेंड रोल जो होगा टेस्टोस्टेरोन का, जो मेल हार्मोन्स में चेंजेस लाएंगे। सो चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, चेंजेस इन द बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ओके। उसके बाद जो है स्टेट द फंक्शन ऑफ बी एंड सी इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। बी जो है वो हमारा सेमिनल वेसिकल्स है, और सेमिनल वेसिकल्स का फंक्शन बताना है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स जो है इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। तो ये जो इसका फंक्शन होगा, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स का फंक्शन। उसके बाद सी जो है, सी इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है भाई, इसका मेन काम क्या, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन। सो इट इज कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑप्शनल क्वेश्चन में ड्रॉ द डायग्राम शोइंग जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ये डायग्राम आप प्रैक्टिस करोगे और लेबल करोगे पोलन ग्रेन को, ये रहा पोलन ग्रेन, ये रहा पोलन ट्यूब। उसके बाद स्टिग्मा बोला है, स्टिग्मा लेबल कर दिया है, एंड द फीमेल जर्म सेल्स, ठीक है। तो डे डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना है फॉर द एग्जाम्स। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब का मेन काम क्या, देखो पोलन ट्यूब का मेन ये काम है कि मेल के जर्म सेल्स है, मेल के जो सेल्स है वो फीमेल के सेल्स तक फ्यूज हो जाए, ओवरी तक पहुंच जाए, ठीक है। सो द पोलन ट्यूब का इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट्स पोलन ग्रेन टू द ओवरी, ठीक है, और वहां पर जाके फर्टिलाइजेशन होने वाला है। नेम द पार्ट ऑफ फ्लावर दैट फर्टिलाइज आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनटू।
मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद सीड जो है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो सीड में कन्वर्ट हो जाता है? सो दैट इज ओव्यूल। कौन सा ऐसा पार्ट है जो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है? दैट इज ओवरी। नेक्स्ट है, हाउ विल यू इन्फर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट सेम करंट फ्लोज थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट कंटेनिंग थ्री रेजिस्टेंस R1 R2 R3। मतलब सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है सीरीज के अंदर जब आप 3 रेजिस्टर्स यूज करोगे और वोल्टेज अप्लाई करोगे और एक बैटरी प्लेस करोगे। तो यहाँ पर हमने सेटअप डाल दिया है और ये बोल रहे हैं कि सीरीज में सेम करंट है। बताओ कैसे आपको मालूम पड़ा एक्सपेरिमेंटली? तो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि सपोज केस नंबर 1 में ऑब्जर्वेशन हमने किया है कि R2 और R3 टेक द रीडिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन R2 एंड R3 इन एब्सेंस ऑफ R1। पहले आप R1 को हटा लो, फिर दूसरी बार आप R2 को हटा लो, फिर आप R1 और R3 को रखो। देखो फिर सेकेंड बार क्या बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R3 निकालो और R2 को जो है वो रिमूव करना है। हर एक केस में एमीटर जो है वो सेम करंट शो कर रहा है। मतलब एमीटर के अंदर जो, मतलब कोई भी एक रेजिस्टर्स को आप रिमूव कर दोगे, एमीटर के अंदर रीडिंग जो है वो सेम रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई रेजिस्टर्स, सब रेजिस्टर्स के अंदर सेम ही करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। आफ्टर दैट इसके कुछ सब क्वेश्चन है, लेट्स चेक। स्टडी द फॉलोइंग सर्किट एंड फाइंड आउट करंट इन 12 ohms रेजिस्टर। 12 ohms रेजिस्टर्स के अंदर करंट निकालना है। देखो यहाँ पर करंट थ्रू आउट में सेम तो फ्लो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले हमें ओवरऑल करंट निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 1/RP इक्वल्स टू 1/24 प्लस 1/24, जो कि 2/24 आएगा। 2/24 जो है 2 1 जा 2 12 जा 1/12, ये RP का वैल्यू है, मुझे RP का चाहिए तो रेसिप्रोकल कर दो आप। सो RP इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 12 ohms। इसको सॉल्व करने के बाद 12 आ गया। मेरे को ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा बिकॉज सब में करंट जो है अलग अलग फ्लो होगा। तो ये 12 आ गया और ये सीरीज में 12। तो जो 12 आया वो रेजिस्टेंस इन है पैरेलल, और ये सीरीज वाला, तो ये जो 12 है वो सीरीज वाला है। तो 12 प्लस 12 जो हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 24 ohms जो है हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा ये पूरे सर्किट का। ठीक है। वही करंट जो है सब में फ्लो होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर ओम्स जो लगाते हैं, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। आपको करंट निकालना है, I इज इक्वल्स टू क्या हो गया? V अपॉन आर। वोल्टेज कितना दिया है? 6, और रेजिस्टेंस कितना है हमने निकाला? 24। ठीक है। सो यहाँ पर 6 1 जा 6 4 जा 1/4 जो है वो 0.25 एम्पियर्स, ये है करंट की वैल्यू। ठीक है। ये करंट जो है वो 12 ohms रेजिस्टर्स में फ्लो करेगा, ओवरऑल करंट। डिफरेंस इज द रीडिंग ऑफ एमीटर A1 एंड A2। A1 में जो करंट फ्लो होगा, A2 में भी वही करंट फ्लो होगा। एमीटर आप कहीं पर भी प्लेस कर दो, करंट जो है वो 0.25 एम्पियर्स पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो हो रहा है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन के अंदर डायग्राम है। ठीक है। डायग्राम को हमें देखना है। देखो ये दोनों जो है वो सीरीज में लगे हैं, कंटिन्यूस है इसलिए। तो इसका जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो आ रहा है हमारा 10 ohms का कॉम्बिनेशन आ रहा है। ठीक है। फिर ये पैरेलल में लगे, जॉइंट है ना यहाँ पर, तो ये इसका रेजिस्टेंस कितना है? 15 है, 15 ohms। और ये कितना है इसका? 6 ohms। 3 और 3 कितना हो गया? 6। तो अब सब पैरेलल में लगे, तो 1/r इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/6। एलसीएम निकालोगे, आंसर निकालोगे, फाइनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 3 ohms विल बी द टोटल रेजिस्टेंस। ओके। 36 क्वेश्चन देखते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट के बीच में हमें डिफरेंस बताना है एंड एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, और व्हाई डू सोप नॉट फॉर्म लेथर विथ हार्ड वाटर। तो सोप जो है वो फोम क्यों नहीं बनाता हार्ड वाटर? बिकॉज हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होने की वजह से इट विल फॉर्म इनसॉल्युबल कंपाउंड कॉल्ड एज स्कम। तो यहाँ पर एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बन जाएगा।
इसकी वजह से सोप जो है पूरा यूटिलाइज नहीं होगा, इट विल फॉर्म अ इनसॉल्युबल कंपाउंड। मेंशन एनी टू प्रॉब्लम दैट अराइजेस ड्यू टू सोप्स एंड डिटर्जेंट। पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं सोप्स और डिटर्जेंट के। तो सोप्स क्या होता है, इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, and detergents are sodium salt or potassium salt of long chain of sulfonic acids। ये इनकी डेफिनेशन है। सोप्स को हम यूज नहीं कर सकते हार्ड वाटर से, अभी जस्ट डिस्कस किया हमने। whereas detergent can be used with the hard as well as the soft water। soft water का मतलब जहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट नहीं है। दे आर फुल्ली बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो डिकम्पोज हो सकते हैं। एंड डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे टेक टाइम टू डिजोल्व इन वाटर। हालांकि डिटर्जेंट जो है फटाफट से डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप समझाना है यहाँ पर। तो क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप के अंदर एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर एक क्लॉथ हो गया, और यहाँ पर डर्ट लगी हुई है, ऑयल लगा हुआ है, ठीक है। अब सोप मॉलिक्यूल के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आयोनिक पार्ट, तो ये आयोनिक पार्ट है, और ये है हाइड्रोकार्बन पार्ट। अब हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, ऑयल को या डर्ट को, और जो आयोनिक पार्ट है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, वाटर को। तो जैसे ही आपने क्लॉथ जो है एक कंटेनर के अंदर डाल दिया और यहाँ वाटर प्लेस्ड है, ठीक है, तो यहाँ पूरे में वाटर प्रेजेंट है। तो कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, देखो ये ऑयल को अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, और आयोनिक पार्ट वाटर को अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि एग्रीगेशन ऑफ सोप मॉलिक्यूल, मतलब सारे सोप मॉलिक्यूल आ गए सोप सोल्यूशन के अंदर डर्ट को रिमूव करने के लिए, उसको अपने बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर लिखा है मिसल का मतलब क्या है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ वाटर ज़्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, आयनिक पार्ट को अपने पास खींचेगा और हाइड्रोकार्बन चेन में से डर्ट निकल जाएगी, ठीक है। तो ये रहेगा अपना क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म अ कंपाउंड बी, evolves a gas which burns with a pop sound। देखो पॉप साउंड से कौन बना होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारा होगा एसिटिक एसिड CH3COOH, और रिएक्शन सोडियम का करोगे, ये कंपाउंड ए हो गया, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COONA, ये अपना कंपाउंड क्या है, बी। और यहाँ पर जो गैस रिलीज होगी टू फॉर्म अ कंपाउंड बी एंड इवॉल्व्स अ गैस, तो यहाँ पर जो गैस हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली है, ठीक है। तो ए और बी हमने मेंशन कर लिया। कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड फॉर्म द स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड दैट इज डी, मतलब ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है भाई, कंपाउंड ए अपना एसिटिक एसिड है, अल्कोहल से कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल C2H5OH, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या फॉर्म करेगा, ईस्टर। देखो ये चीज़ का स्प्लिट होने वाली है, ये ऐसे होगी, ये माइनस, ये प्लस, और ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पर H2O बन जाएगा, और यहाँ साथ में फॉर्म हो गया ईस्टर CH3COO C2H5, और साथ में क्या प्रोड्यूस होने वाला है, वाटर। तो ये कंपाउंड ए है, वो सी अल्कोहल से रिएक्ट करेगा और वापस से हमें जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड फॉर्म स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड दैट इज डी, ये हमारा डी हो गया। ऑन एडिशन ऑफ NaOH टू डी, NaOH डी में ऐड कर दो, CH3COO C2H5, ऑन एडिशन ऑफ डी और NaOH के साथ रिएक्शन होगा तो वापस से बी और सी मिल जाएगा। देखो इसके रिएक्शन में ये क्या है, माइनस, ये क्या है, प्लस, ये क्या है, प्लस, और ये क्या है, माइनस। तो माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा और बी वापस से बन जाएगा, दैट इज CH3COONA, और यहाँ पर C2H5OH, ठीक है। तो ये A B C एंड D सब हमें मिल गए। अच्छा, उसके बाद और आगे क्वेश्चंस पूछे हैं, लेट्स सी व्हाट दे हैव आस्क्ड। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन रह गया, मेंशन एनी टू प्रॉब्लम्स दैट अराइजेस ड्यू टू द यूज ऑफ डिटर्जेंट इंस्टेड ऑफ सोप। तो डिटर्जेंट यूज करने के डिसएडवांटेज क्या होंगे,
एक तो फैब्रिक जो है वो जल्दी डैमेज हो जाएगा डिटर्जेंट के अंदर, और दूसरा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बिकॉज वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन ई। ये सारा पैराग्राफ दिया है, ठीक है। स्टेट द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन विच बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस इन डेफिनाइट ओरिएंटेशन। बाइनरी फिशन होगा बट अमीबा के अंदर ओरिएंटेशन में नहीं होता है, डेफिनाइट ओरिएंटेशन में होता है लीशमेनिया में। ओके, ऑल्सो नेम द डिजीज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, तो इससे जो डिजीज कॉज होगी दैट इज काला आजार। Leaves of Bryophyllum, when they fall on the soil, develops into a new plant, whereas the banana leaf will not be able to do so. Leaf of Bryophyllum में ऐसा स्पेशल क्या होता है? There is formation of buds. तो लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? बर्ड्स होगा, whereas बनाना लीफ के अंदर बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होंगे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा। यहाँ पर आपको बडिंग जो है हाइड्रा में समझाना है। सो हाइड्रा में ड्यू टू रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, यहाँ पर माइटोसिस की वजह से, ड्यू टू रिपीटेड माइटोसिस अ स्मॉल आउटग्रो दैट इज अ बर्ड विच इज फॉर्म, तो यहाँ पर जो है बर्ड फॉर्म होगा, और ये बर्ड जो है पेरेंट बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा, मैक्सिमम साइज तक अपनी ग्रो करेगा। तो जब वो एज अ इंडिविजुअल रह सकता है, सो इट विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड इट विल फॉर्म अ न्यू हाइड्रा। तो पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर इट विल फॉर्म अ न्यू हाइड्रा। उसके बाद बडिंग हो गया। व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्पायरोगायरा फिलामेंट्स मैच्योर एंड अटेन्स अ कंसिडरेबल लेंथ। स्पायरोगायरा की बात चल रही है तो फ्रैगमेंटेशन से ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो स्पायरोगायरा जब मैच्योर हो जाएगा, filaments of Spirogyra breaks into smaller fragments when it matures and each filament grows into a new filament। तो ये asexual reproduction का टाइप रहेगा स्पायरोगायरा के अंदर। नेक्स्ट स्पोरेंजियम के बारे में पूछा है, तो when the sporangia of Rhizopus burst on maturation, तो जो स्पोर्स है that is the tiny reproductive units, वो स्पोर्स जो है वो लैंड में जो या फिर कोई भी सरफेस पे एंटर करेंगे और नए राइजोपस प्लांट जो है वो ग्रो हो जाएंगे। So with the help of different agents, the spores are transferred to various places, and when they land on the particular surface, a new organism starts growing। मतलब एक नया राइजोपस जो है वापस से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड है, पैराग्राफ दिया है, हम मेन क्वेश्चंस तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन में दिया है इसके, नेम द गैस विच इज इवॉल्व एट द कैथोड एंड एनोड। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि इसका जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, तो H2O गिव्स व्हाट, H2 प्लस O2, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिएक्शन है, ठीक है। बैलेंसिंग आप करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो इक्वेशन अपना बैलेंस हो गया। अब H2O जो है वो किस में स्प्लिट होता है? H प्लस और OH माइनस, ठीक है। अब कैथोड जो है, कैथोड उस पर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। और एनोड जो है उस पर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव H प्लस जो है वो कैथोड के पास जाएगा, तो कैथोड में कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? वो H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेम द गैस इवॉल्व एट कैथोड। कैथोड में कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है? H2 गैस। सो एट कैथोड H2 गैस इज प्रोड्यूस, और एनोड में जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, बिकॉज ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होता है, तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होने वाली है। Why is the volume of one gas collected at one electrode is double of the anode? देखो यहाँ पर गैस का अमाउंट पूछ रहे कि ज़्यादा क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्पेस ज़्यादा है और यहाँ इसका आधा है। रीज़न क्यों है? देखो कैथोड पे क्या चीज़ जमा हो रही है? कैथोड पे कौन सी गैस जाएगी? हाइड्रोजन। और आप देख सकते हो हाइड्रोजन में कितने पार्ट्स हैं? यहाँ पर 2 पार्ट्स है, और ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने पार्ट्स है? 1 पार्ट्स है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही बिकॉज यहाँ 2 पार्ट्स है, और यहाँ पर ऑक्सीजन बिकॉज यहाँ पर 1 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो मैं लिख चुका हूँ ये वाला रिएक्शन। वाई आर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 एडेड टू प्योर वाटर? H2SO4 ऐड करेंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए, इन ऑर्डर टू कंडक्ट व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए वी आर एडिंग H2SO4 टू द सोल्यूशन।
ओके, नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह दिए एंड द पोजीशन ऑफ कैंडल इज 20 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ स्क्रीन इज 80 सेंटीमीटर। मतलब सपोज यहाँ से डिस्टेंस है, ठीक है, ये ज़ीरो डिस्टेंस ले लो, ठीक है। सो पोजीशन ऑफ कैंडल मतलब ये हो गया अपना 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 0 से 20। और ये पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ स्क्रीन कितना है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो कैंडल हमारा ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन जो है हमारा इमेज है, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और इमेज की जो डिस्टेंस है वो फाइंड करने बोल रहे हैं। सो आपको डिस्टेंस इनका फाइंड करना है, v फाइंड करना है। तो 80 माइनस का कर लोगे 50, तो कितना आ जाएगा इमेज डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना प्रेजेंट है, बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 30 सेंटीमीटर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ निकालना है। देखो वैसे ये कैंडल और लेंस के बीच का डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इनका 50 माइनस 20 करोगे ये भी कितना आ जाएगा 30। मतलब तुम्हारा ये वाला केस है ऑब्जेक्ट एट 2f, इमेज एट 2f। मतलब ऑब्जेक्ट जो है 2f पे है, मतलब ये जो पोजीशन है वो 2f पे है और इमेज भी कहाँ बन रही है 2f पे, और ये जो है हमारा ऑप्टिक सेंटर रहेगा, ठीक है। तो इसके बीच में ही क्या होने वाली है फोकल लेंथ, ठीक है, बिकॉज ये 2f जो है वो सेंटर रहेगा। तो 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, है ना। तो हमारी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर जो है हमारी क्या हो जाएगी फोकल लेंथ। Where will the image be formed if we shift the candle towards the lens at the position of 35 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से जो सेंटीमीटर स्टार्ट हो रहा है 0 से लेके 20, अब 20, और ये जो डिस्टेंस है बीच में, ये कितना डिस्टेंस है, ये टोटल 30 है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 15 है, ठीक है। तो 0 से 20 और 20 प्लस ये 15 कितना हो जाएगा 35। मतलब अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर आ जाएगा 35। देखो ये मैंने कहाँ से मेजर किया, यहाँ से मेजर किया 0 से, यहाँ से, ठीक है। तो 0 से लेकर 20 हो गया, ठीक है, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है 15 है। बट ये बोल रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को आप 35 सेंटीमीटर तक लेके आते हो तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली हम लोग कैंडल को कहाँ पर लेकर आ गए फोकस पे, ठीक है, कैंडल को फोकस पे लेकर आए। तो ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो इमेज कहाँ बनेगी एट इन्फिनिटी। तो अपने को यहाँ आंसर क्या देना है, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। What is the nature of image if we shift the candle toward 36 सेंटीमीटर। अब 36 सेंटीमीटर हो गया, मतलब 0 से लेके यहाँ 20 है, यहाँ 35 है, 35 फोकल लेंथ आ रहा है। अब 36 का मतलब ये केस कौन सा बन जाएगा कि ऑब्जेक्ट इसके बीच में है, ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में। अब जब भी ऑब्जेक्ट ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में होने वाला है तो वहाँ पर सिचुएशन क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा, और इमेज वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है, और इमेज भी जो है सेम साइड में बनने वाला है। तो यहाँ पर अपना जो नेचर हो गया दैट वुड बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके।